प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ई रूपी लॉन्च किया। ई रूपी के जरिए सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों तक पैसा सीधा पहुंचाया जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 21वीं सदी में आम आदमी को टेक्नोलॉजी से जोड़ने का बड़ा काम कर रहा है। ई रूपी इसका एक उदाहरण है। सरकार ही नहीं, प्राइवेट लोग भी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। ई रूपी वाउचर इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये उसी काम में खर्च किया जा सकेगा जिसके लिए इसे जारी किया गया है। ई रूपी वाउचर देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को, डीबीटी को और प्रभावी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। अगर कोई सामान्य संस्था या संगठन किसी के इलाज में, किसी की पढ़ाई में या दूसरे काम के लिए कोई मदद करना चाहता है तो वो कैश के बजाय ई रूपी दे पाएगा। और ये ई रूपी की व्यवस्था बिना किसी इंटरनेट बैंकिंग या बिना किसी ऐप के मदद से काम करेगी। तो क्या है पूरा सिस्टम, समझते हैं। आलोक प्रियदर्शी हमारे संवाददाता से जुड़े हुए हैं। आलोक, बताइए कैसे काम करेगा ई रूपी का पूरा सिस्टम। देखिए, ये ई रूपी नहीं है बल्कि एक तरह से कहें ये ई वाउचर है। ये वाउचर ऐसा होगा, प्रीपेड वाउचर जैसा होगा। प्रीपेड वाउचर का मतलब ये होगा कि ये जो लाभार्थी होगा, जो बेनिफिशियरी होगा, उसके सीधे मोबाइल नंबर पर उसको एसएमएस के जरिए एक क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग मिल जाएगा और वो पैसा सीधे जब वो बैंक में कहीं दिखाएगा तो उसके खाते में जमा हो जाएगा। तो वो क्यूआर कोड के जरिए ही ये सारी व्यवस्था की गई है और इसमें सीधे सीधे जो है पर्पस और पर्सन स्पेसिफिक है, यानी कि जिस काम के लिए इस्तेमाल होने के लिए सरकार ने पैसा भेजा है उसी काम में भेजा जाएगा। ये बहुत ही एक तरह से समझिए कि बहुत ही आसान तरीका है। यूपीआई पर बेस्ड है। जो यूपीआई ऑलरेडी पहले से ही काफी सक्सेसफुल तरीके से चल रहा है, उसी यूपीआई के प्लेटफॉर्म पर इसको तैयार किया गया है और ये क्यूआर कोड बेस्ड एक सिंपल सा वाउचर होगा। ई वाउचर जैसे प्रीपेड कार्ड होता है और उसी प्रीपेड कार्ड के जरिए सीधे लाभार्थी के खाते में पैसा पहुंच जाएगा। तो इसमें बीच में कहीं भी कोई लीक होने की कोई गुंजाइश नहीं है। कोई होगा उसको भुगतान तभी मिलेगा जब वो अपना ट्रांजेक्शन ये पूरा फुल प्रूफ दिखा देगा कि उसने लाभार्थी को पैसा पहुंचा दिया है, तभी जाके उसको सर्विस प्रोवाइडर को सरकार की तरफ से पैसा मिलेगा। तो इसमें कहीं कहीं भी सरकार के मुताबिक जो दावा कर रही है उसमें कहीं भी कोई गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है। सीधे सरकार की जितने भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके जरिए इसको आने वाले दिनों में लाभार्थी या जरूरतमंद होंगे उनके खाते में सीधे पैसा पहुंचाएगा इस ई रूपी के जरिए। चलिए आलोक, तो फिर से आपके पास वापस आते हैं। थोड़ा पार्लियामेंट की बात कर लें। पेगासस और कृषि कानूनों के मुद्दे पर विपक्ष अपने आक्रामक रुख पर कायम है और इस पर चर्चा कराने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस भी दिया गया है। आज विपक्ष के सांसदों ने हंगामे के दौरान राज्यसभा में सभापति की तरफ कागज फेंक दिए। वहीं लोकसभा में सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। आज की कार्रवाई और क्या क्या हुआ, आलोक के पास एक बार फिर से चलते हैं। आलोक, बताएं आज की हाइलाइट्स पार्लियामेंट से। देखिए, हाइलाइट्स अगर देखें तो संसद में जो कामकाज है वो लगातार बाधित हुए, लेकिन राज्यसभा से महत्वपूर्ण बिल जो इंडियन वेसल्स बिल 2000 आलोक के ऑडियो में थोड़ी सी समस्या है, तो आज की हाइलाइट्स आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं और बढ़ते हैं आगे। जिस तरीके से हंगामा लोकसभा और राज्यसभा में चल रहा है, तो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने हंगामा करने वाले सदस्यों से एक बार फिर से अपील की है कि शांति बहाल की जाए और टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद ना किया जाए। माननीय गण, आप सब माननीय हो। देश की जनता ने आपको चुनकर भेजा है। मेरा आपसे आग्रह है कि लगातार 2 सप्ताह से सदन की कार्रवाई बाधित हो रही है। उसके कारण करोड़ों रुपया देश की जनता का खर्च हो रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, ये सदन चर्चा और संवाद के लिए, जनता की समस्याएं अभाव रखने के लिए आप सब माननीय गण हो। आपका व्यवहार समाज को दिशा देने वाला होना चाहिए, लेकिन माननीय गण आप नारेबाजी कर रहे हैं
तख्तियां लहरा रहे हैं, ये सदन के लिए उपयुक्त नहीं है। और ये जो पूरा हंगामा हो रहा है उसकी मुख्य जड़ पेगासस मामला, फोन टैपिंग, और इस पर विपक्ष को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साथ मिल गया है। नीतीश कुमार ने जासूसी कांड में जांच की मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि जो भी सच है वो सामने आना चाहिए। क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ये पार्लियामेंट में कुछ लोग बोल रहे हैं और समाचार पत्रों में आ रहा है, तो उसी को देखते हैं हम लोग। लेकिन जो कुछ भी है उसके पूरे तौर पर जांच करके या आकर किसी को किस तरह से फोन को लोग अपने ढंग से सुन रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो पूरी बात आनी चाहिए। जब इतने दिनों से लगातार लोग बोल रहे हैं तो उसके बारे में निश्चित रूप से इस पर मेरी समझ से जांच कर लेना चाहिए, ताकि जो भी सच्चाई हो सामने आ जाए। तो कोरोना के बारे में बात कर लेते। कोरोना के नए मरीजों की संख्या एक बार फिर 40,000 से पार हो गई है 24 घंटों में। ये संख्या रिकवर करने वाले मरीजों की संख्या से भी ज्यादा है, यानी एक्टिव केस बढ़ रहे हैं। तो चिंता की बात है। डिटेल लेते हैं दीपाली नंदा से। दीपाली, ये बताएं कहां-कहां मामले बढ़ रहे हैं और कितनी बड़ी चिंता की बात है ये? देखिए, आंकड़ों के हिसाब से कोरोना की स्थिति को देखा जाए तो लगातार 5वां दिन है जब हम देख रहे हैं नए मामलों में इजाफा होता हुआ दिखाई दिया है। 40,000 से ज्यादा नए मरीज देश भर में पिछले 24 घंटे में मिले हैं। राहत की बात जरूर है कि मृतकों की संख्या 500 से नीचे दर्ज की गई है। रिकवर हो रहे मरीजों की बात की जाए तो ये संख्या 36,000 से ज्यादा है। ये ट्रेंड अब उलट गया है। पहले हम देख रहे थे कि जो नए मरीज आ रहे हैं उनकी संख्या कम थी, रिकवर ज्यादा हो रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर से इसमें बदलाव आया है कि जो रिकवर हो रहे मरीज हैं उनकी संख्या कम है और नए मरीजों की संख्या ज्यादा है। यही वजह है कि जो एक्टिव केसेस की संख्या है वो एक बार फिर से 4.25 लाख के करीब पहुंचती हुई हमें दिखाई दे रही है। रिकवरी रेट में भी थोड़ी गिरावट यहाँ पर देखी जा रही है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर भी एक बार फिर से बढ़त की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं नए मामले। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में भी कुछ इसी तरह का ट्रेंड दिखाई दे रहा है। इस सबके बीच एक राहत की खबर यह है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से एक स्टडी की गई थी जिसमें इस बात की पुष्टि की गई है कि जो स्वदेशी कोरोना वैक्सीन है कोवैक्सीन, ये डेल्टा प्लस वेरिएंट पर कारगर है। जो शंकाएं थी लोगों के मन में अब वो स्टडी के बाद दूर हो गई हैं, क्योंकि ये साफ किया गया है स्टडी में ना सिर्फ डेल्टा बल्कि जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है उस पर भी कोवैक्सीन कारगर है। अगर मैं डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात करूं तो सरकार ने इसे वायरस ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में डाला है और अभी देश में इसके 70 से ज्यादा केसेस मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपाली। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट स्कूलों में 16 अगस्त से 50% क्षमता के साथ क्लासेस शुरू होंगे। कक्षाओं का संचालन शुरू किया जाएगा। वहीं कॉलेज 1 सितंबर से शुरू होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण में राहत आने के बाद सभी शिक्षण संस्थानों में नए सत्र शुरू करने की तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया 5 अगस्त से शुरू की जाएगी। स्कूलों में भी एडमिशन शुरू किए जाएंगे। स्कूलों में स्वाधीनता दिवस के दिन स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव से जोड़कर आयोजन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। शिक्षण संस्थानों में सैनिटाइजर, इंफ्रारेड थर्मामीटर और मास्क के साथ पूरा कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने शिक्षण संस्थानों के प्रारंभ होने के साथ 18 वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थियों के टीकाकरण के लिए विशेष शिविर लगाने की घोषणा भी की है। और अब बात वैक्सीन की। कोरोना से जंग में हमारी खास मुहिम संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ। मेरठ में एक स्कूल में अभिभावकों के वैक्सीनेशन कराने पर 1.5 करोड़ रुपए तक के स्कूल फीस माफ करने का ऐलान किया है। टीकाकरण को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूल की इस पहल की हर कोई तारीफ कर रहा है। मेरठ का वेद इंटरनेशनल स्कूल इन दिनों पूरे सूबे में चर्चा के केंद्र में है।
इस स्कूल के चेयरमैन अजीत कुमार ने वैक्सीनेशन को प्रोत्साहित करने के लिए एक बेहद अच्छी पहल की है। स्कूल प्रबंधन ने टीकाकरण को प्रमोट करने के लिए ऐलान किया है कि जो भी अभिभावक वैक्सीनेशन करवाएंगे उनके बच्चों को स्कूल की फीस में 42% से लेकर 67% तक की छूट दी जाएगी। वैक्सीन जो लगवा के आएंगे उन्हें तत्काल छूट दे दी जाएगी और ये हम अपनी फीस पे 8 माह से लेकर 5 माह तक की फीस में छूट दे रहे हैं सर। वेद इंटरनेशनल स्कूल प्रबंधन के इस फैसले से जहां अभिभावक बेहद खुश हैं, वहीं स्कूल के चेयरमैन अजीत कुमार का कहना है कि कोविड-19 के चलते कईयों ने अपनों को खोया है और कई अभिभावकों के काम धंधे पर बुरा असर पड़ा है और वो कतई ये नहीं चाहते कि किसी भी परिस्थिति में बच्चों की पढ़ाई में रुकावट आए। उनका कहना है कि स्कूल के बच्चे और उनके अभिभावक परिवार की तरह हैं, इसीलिए ये उनका कर्तव्य है कि वो बच्चों की पढ़ाई का ख्याल रखें। इतना ही नहीं, स्कूल प्रबंधन का दावा है कि स्कूल फीस में रियायत के साथ साथ प्रबंधन बच्चों को पढ़ाई के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी दे रहा है। आज हमारे संस्थान बेहद दिक्कत में हैं और कम से कम 50% संस्थान बंद होने के बंदी की कगार पे हैं सर। और अगर ये लंबा चलता रहा तो ये एजुकेशन सेक्टर, स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स पूरी तरह से बंद हो जाएंगे सर, ये मैं कहना चाहूँगा। इसलिए इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हालांकि अभिभावकों को राहत देते हुए स्कूल प्रबंधन ने सरकार से ये भी अपील की है कि प्राइवेट स्कूल को हो रहे भारी नुकसान के चलते प्राइवेट स्कूल बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और तकरीबन 50% संस्थान बंदी की कगार पर है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार को प्राइवेट स्कूल के बारे में सोचना चाहिए। बहरहाल किसी प्राइवेट स्कूल की तरफ से वैक्सीनेशन को लेकर चलाई जा रही ये मुहिम वाकई काबिले तारीफ है। उम्मीद है सरकार इनकी अपील पर ध्यान देगी और साथ ही साथ दूसरे स्कूल भी वेद इंटरनेशनल स्कूल से कुछ सबक लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। क्या सैनिटाइजर्स हानिकारक हैं? क्या वैक्सीन आपके डीएनए को बदलता है? क्या वैक्सीन से कोरोना हो सकता है? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं तो अब आप एक ही जगह सभी सवालों के जवाब हासिल कर सकते हैं, वो भी सिर्फ फोन पर। संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ वैक्सीन जागरूकता कैंपेन के तहत नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक ने संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन लॉन्च की है। आपको सिर्फ व्हाट्सएप नंबर 7977773753 पर संदेश भेजना है। कोविड से जुड़ी सभी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर दे दी जाएगी। सूचना लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर याद रखें 7977773753। वैक्सीन जागरूकता को बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की संजीवनी गाड़ी देश के कोरोना प्रभावित जिलों में पहुंच रही है। हमारी आपसे भी गुजारिश है कि आप भी हमारी इस मुहिम में सहयोग करें। वैक्सीन की अहमियत को लेकर जागरूकता बढ़ाएं। आइए आपको दिखाते हैं कि संजीवनी गाड़ी आज कहां-कहां पहुंची है। लगाया क्या? रिलायंस फाउंडेशन ने मुंबई के वंचित समुदायों के लिए मुफ्त कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। महाराष्ट्र के पर्यटन और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने इस मुफ्त वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की। वंचित समुदायों के लिए मुफ्त वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत मुंबई के वर्ली कोलीवाड़ा की जनता कॉलोनी से की गई। ये वैक्सीनेशन अभियान सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल और ग्रेटर मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सहयोग से चलाया जा रहा है। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के पार आपको बताएंगे ओलंपिक का अपडेट और मार्केट का अपडेट। बने रहिए हमारे साथ। हॉकी को लेकर 40 साल बाद भारत के लिए अच्छी खबर है। टोक्यो ओलंपिक्स में दोनों ही टीमें अब मेडल से सिर्फ एक कदम दूर हैं। आज महिला हॉकी टीम ने क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। महिला हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराया और ओलंपिक में पहली बार
सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला अर्जेंटीना से बुधवार को होगा। इसके पहले कल पुरुष हॉकी टीम ने ग्रेट ब्रिटेन को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। सेमीफाइनल में पुरुष हॉकी टीम का सामना मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन बेल्जियम से कल सुबह होगा। हालांकि आज भारत के लिए एक और मेडल की उम्मीद थी, लेकिन महिला डिस्कस थ्रो के फाइनल में पहुंची कमलप्रीत कौर छठे नंबर पर रही हैं। कल भारत के लिए सबसे अहम मुकाबला होगा सुबह 7 बजे, जब भारतीय पुरुष हॉकी टीम सेमीफाइनल में वर्ल्ड चैंपियन बेल्जियम से भिड़ेगी। इसके अलावा कल महिला भाला फेंक इवेंट में भारत की ए रानी मुकाबले में उतरेंगी। ये इवेंट सुबह 5:30 बजे होगा। मेंस शॉटपुट प्रतियोगिता में भारत के टीएस तूर अपनी चुनौती पेश करेंगे। वहीं महिला फ्री स्टाइल कुश्ती के 62 किलोग्राम वर्ग में भारत की एस सोनम अपना क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगी। एक नजर डालते हैं मेडल टैली पर। 28 गोल्ड मेडल के साथ फिलहाल चीन नंबर 1 पर है, जबकि अमेरिका 20 गोल्ड के साथ दूसरे नंबर पर और जापान 17 गोल्ड के साथ तीसरे, 14 गोल्ड के साथ ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर है। भारत का गोल्ड का खाता फिलहाल नहीं खुला है और 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज मेडल के साथ भारत 48वें नंबर पर है। बाजार ने हफ्ते का शानदार आगाज किया। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में बढ़त रही। निफ्टी 122 पॉइंट चढ़कर 15,885, सेंसेक्स 364 पॉइंट चढ़कर 52,951 पर बंद हुआ। रियल्टी, ऑटो, आईटी और बैंकिंग में शानदार तेजी रही। डिटेल लेते हैं सुमित मेहरोत्रा से। बताएं सुमित, बाजार का क्या एक्शन रहा आज? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक सबसे पहले अगर निफ्टी गेनर्स की बात की जाए तो आज श्री सीमेंट, टाइटन नंबर से ठीक पहले और उसके अलावा ग्रासिम, आयशर मोटर ऐसे नाम थे जो कि आज तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। निफ्टी के लूजर्स में यूपीएल, जहां पर ब्रोकरेज हाउसेस के डाउनग्रेड्स भी आए थे नंबर्स के बाद, टाटा स्टील, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस जहां पर कुछ हद तक प्रेशर था। इसके अलावा आज एक अच्छा मूव देखने को मिला ब्लिस जीवीएस में, मिड कैप में पीआई इंडस्ट्रीज में खरीदारी देखने को मिल रही थी। इसके अलावा एंजल ब्रोकिंग और कंटेनर कॉर्प जहां पर नंबर्स के बाद और पॉजिटिव कमेंट्री के बीच में स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। मिड कैप लूजर्स में एजिस केमिकल, बलरामपुर चीनी, जेएम फाइनेंशियल, जेएसडब्ल्यू एनर्जी ऐसे स्टॉक थे जहां पर आज कुछ हद तक प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। एफ&ओ गेनर्स में आज पिरामल लीड कर रहा था, टाटा पावर नंबर से पहले, आईआरसीटीसी पॉजिटिव न्यूज फ्लो के बीच में और गुजरात गैस यहां पर खरीदारी का रुझान बनता हुआ दिखाई पड़ा। आज रियल स्टेट स्पेस के लिए बहुत ही बेहतरीन दिन था, इसीलिए ओब्रॉय रियल्टी, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, शोभा, प्रेस्टीज, सनटेक, किसी का भी नाम ले लिए, सब में एक जोरदार खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन अब भी क्योंकि महीने की शुरुआत है, क्रूशियल हफ्ते की शुरुआत हुई है, तो नजर रखनी होगी बाजार पे आज किस तरह से मूड माहौल बनता है। तो शुक्रिया सुमित मार्केट अपडेट के लिए। और सरकार जल्दी ही टेलीकॉम कंपनियों को एक और राहत पैकेज दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय ने शनिवार को दूरसंचार विभाग के साथ टेलीकॉम सेक्टर की सेहत पर बैठक की है। डिटेल लेते हैं असीम मनचंदा से। असीम, बताइए किस तरीके का पैकेज होगा, कंपनियों को क्या राहत मिल सकती है? देखिए, एजीआर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद टेलीकॉम कंपनियों की काफी हालत खराब हुई है। टेलीकॉम कंपनी लगातार सरकार से राहत देने की मांग जो है वो कर रही हैं। जो वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर है कुमार मंगलम बिरला, उन्होंने भी सरकार को एक चिट्ठी जो है वो लिखी है और कहा कि अगर सरकार उन्हें राहत जो है वो नहीं देती है तो कंपनी की हालत जल्दी खराब जो है हो सकती है। खासतौर पर उन्होंने जो अपना वोडाफोन आइडिया का स्टेक है वो भी सरकार को देने की पेशकश जो है की है। अब सरकार जो है टेलीकॉम कंपनियों को राहत देने की तैयारी जो है वो कर रही है। जो हमें सूत्र के हवाले से जानकारी मिल रही है कि जो प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों और दूरसंचार विभाग के अधिकारियों की शनिवार को इसको लेकर के बैठक जो हुई थी, कई विकल्पों पर लेकर के विचार जो है वो किया जा रहा है। सबसे पहले तो टेलीकॉम कंपनियों को उनकी स्पेक्ट्रम की किस्तों पर राहत जो दी जा सकती है। कंपनियों की स्पेक्ट्रम किस्तों का जो पेमेंट है वो 2 से 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा सरकार जो है उनको जो एजीआर की नई परिभाषा लागू करने पर भी विचार जो है वो कर रही है। अगर एजीआर की नई परिभाषा लागू होती है तो टेलीकॉम कंपनियों को आने वाले दिनों में काफी बचत जो होगी। तो कई सारे विकल्प हैं जिस पर सरकार जो है विचार कर रही है। तो जल्दी इसके ऊपर फैसला अभी पूरी तरह से होना बाकी है, लेकिन जल्दी आप इसके ऊपर एक एक्शन जो है सरकार की तरफ से होता हुआ देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका असीम। और आगे बढ़ते हैं, दिल्ली में स्किल डेवलपमेंट के साथ अपना बिजनेस शुरू करने की ट्रेनिंग के लिए एक नई यूनिवर्सिटी खुली है। दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी का पहला एकेडमिक सत्र शुरू होने वाला है। क्या खास है यूनिवर्सिटी में, आइए जानते हैं।
दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी अपने पहले सत्र के एडमिशन से ही चर्चा में आ गई है। अलग अलग तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए हर दिन हजारों छात्रों के एप्लीकेशन आ रहे हैं। कारण यह है कि ये यूनिवर्सिटी उन कोर्सेज में डिप्लोमा और डिग्री दे रही है जिनकी जॉब मार्केट में मांग है। दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी में स्किल एजुकेशन को मेन स्ट्रीम किया जा रहा है। सो ऐसा नहीं कि आप बीए हिस्ट्री या ज्योग्राफी में करिए फिर जाकर कोई और स्किल का कोर्स कर लीजिए। हम ये कह रहे हैं कि जो स्किल आप सीखना चाहते हैं और जिसमें अपना लाइवलीहुड बनाना चाहते हैं उसी में डिग्री लीजिए। कुल 39 प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन मंगाए गए हैं। इनमें फुल टाइम और पार्ट टाइम डिप्लोमा कोर्स, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स शामिल हैं। डिजिटल मीडिया एंड डिजाइन, ब्यूटी थेरेपी, फॉरेन लैंग्वेज, डेटा एनालिटिक्स, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी जैसे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज को शामिल किया गया है। दिल्ली में यूनिवर्सिटी के 13 सेंटर्स हैं। सभी सेंटर्स मिलाकर इस यूनिवर्सिटी में करीब 6000 सीटें हैं। एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस इस यूनिवर्सिटी की खासियत है। यहाँ के हर प्रोफेशनल कोर्स में अपना बिजनेस शुरू करने के तरीकों को भी जोड़ा गया है ताकि यहाँ से पास आउट हुए बच्चे न सिर्फ नौकरियाँ खोजें बल्कि नौकरियाँ देने वाले भी बने। यूनिवर्सिटी की योजना यहाँ से शुरू होने वाले स्टार्टअप को मेंटरशिप देना है, लेकिन उससे ज्यादा इस बात पर जोर है कि जो छात्र किसी भी तरह का अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उन्हें मदद मिल सके। हमारे पास जो बच्चा आएगा, मान लीजिए थर्ड ईयर में क्लियर है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो उसको थर्ड ईयर में काफ़ी सारा सपोर्ट दिया जाएगा कि वो किस तरह से अपना जैसे ही पास आउट करे अच्छा बिजनेस खोल सकता है। तो उसको हम ट्रेनिंग भी देंगे, उसको हेल्प भी करेंगे कि भाई किस तरह से आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दूसरे लोग जो इस फील्ड में बिजनेस कर रहे हैं उनके साथ उसकी मुलाकात भी करवाएंगे। हाल में ही यूनिवर्सिटी ने जापान के हिनो डी फाउंडेशन के साथ टाई अप किया है, जिसके बाद इंस्टीट्यूट के छात्रों को जापान में इंटर्नशिप और प्लेसमेंट का मौका मिलेगा। आने वाले दिनों में ऐसे कई और इंटरनेशनल समझौते किए जाने हैं। रोहन सिंह, दिल्ली। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इन खबरों पर लगातार अपडेट रहने के लिए आप CNBC आवाज से जुड़े रहिए। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।